Maybach music. Can anybody out there hear me? Hear me? 'Cause I just wanna say. देखिए, आज की टॉपिक है सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स और इसी का नाम है रोटेशनल डायनेमिक्स। रोटेशनल डायनेमिक्स या फिर सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। इस चैप्टर को समझने के लिए दो चीज़ों का समझना बहुत ज़रूरी है। पहला तो सेंटर ऑफ मास क्या चीज़ है और दूसरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जब ये दो चीज़ें आपको निकालनी आ जाएंगी तो ये रोटेशनल डायनेमिक्स भी समझ में आ जाएगी। तो सबसे पहला पॉइंट है सेंटर ऑफ मास। देखिए क्या चीज़ है सेंटर ऑफ मास। ये हमने कोई रेफरेंस फ्रेम लिया, कोई प्लेन है, कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम है, कुछ भी, इसको हम कहते हैं रेफरेंस फ्रेम। इस कोऑर्डिनेट सिस्टम रेफरेंस फ्रेम, इसमें बहुत सारे पार्टिकल्स हैं। ये मास m1 का एक पार्टिकल है, मास m2 का एक पार्टिकल है, मास m3 का एक पार्टिकल है, मास m4 का एक पार्टिकल है। बहुत सारे पार्टिकल्स, ए नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ये कोई पार्टिकल किधर मूव कर रहा है, कोई किधर मूव कर रहा है, कोई किधर मूव कर रहा है, ऐसे मूव कर रहा है। कोई रूल नहीं है इन पार्टिकल्स से मूव करने का। इन ऑल डायरेक्शंस ये पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं। ठीक, हम इस पूरे सिस्टम का, जो इन पार्टिकल से एक सिस्टम बना, इस पूरे सिस्टम का मोशन कंसीडर करना चाहते हैं, डिस्क्राइब करना चाहते हैं। ठीक है, टू डिस्क्राइब द motion of the system of particles, we use the concept of center of mass। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि सेंटर ऑफ मास क्या है, जो पूरे सिस्टम को, हम एक पार्टिकल का
वेक्टर ऑफ द सेंटर ऑफ मास m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर m1 प्लस m2, ये तो वेक्टर नोटेशन में होंगे, m1 प्लस m2। बोलिए फॉर्मूला याद हो गया, समझ आ गया फॉर्मूला सेंटर ऑफ मास का। अच्छा, अब अगर इसी केस में इसी पॉइंट में पोजीशन वेक्टर नहीं दे रखी, एक पॉइंट की जहां पर रखा हुआ है मास m1, उसके कोऑर्डिनेट x1 y1 है, कोऑर्डिनेट की फॉर्म। ये मास होगा, जेड कोऑर्डिनेट भी हो सकता है, पॉइंट अगर स्पेस में है तो जेड कोऑर्डिनेट भी हो सकता है, ठीक है। हमने प्लेन में मान लिए पॉइंट, तो क्लियर है कि सेंटर ऑफ मास इसी लाइन पर होगा और दोनों के बीच में कहीं होगा, और इसके कोऑर्डिनेट x cm और YCM है। YC तो लिखिए XCM M1 X1 M2 X2 M1 प्लस M2। अगर कोऑर्डिनेट दे रखे तो इस तरह से सेंटर ऑफ मास की पोजीशन निकालेंगे, और वेक्टर दे रखा है तो इस तरीके से। बोलिए अगर जेड कोऑर्डिनेट भी है इसके अंदर तो जेड सी एम इज इक्वल टू m1 z1 प्लस m2 अपॉन m1 प्लस m2। बोलिए समझ में आ गया। अब इसी में लिखिए सेकेंड पॉइंट, सेकेंड पॉइंट सेंटर ऑफ मास of a system of large number of particles। large number of particles, center of mass of a system of large number of particles, large number of particles, बहुत सारे पार्टिकल्स। ठीक, तो बनाइए फिगर।
ये वो ओरिजिन है। एक पार्टिकल यहां रखा हुआ m1, इसका पोजीशन वेक्टर r1 है, ये m2, पोजीशन वेक्टर r2, पोजीशन वेक्टर r3, डॉट 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 डॉट। ठीक है, तो लिखो m1 r1 वेक्टर, m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस डॉट डॉट। बोलिए, क्लियर हो गया? पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर अगर कोऑर्डिनेट के फॉर्म में दे रखा है तो मैं सीधे ही लिख देता हूं XCM, सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट, m1 x1, m2 x2, m3 x3 प्लस डॉट डॉट अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस डॉट डॉट। बोलिए, कोऑर्डिनेट की तरीके से मैं समझता हूं YCM भी कैलकुलेट कर लोगे इसी तरीके से और ZCM भी लिख लोगे। बोलिए, नेक्स्ट लिखिए थर्ड पार्ट सेंटर ऑफ मास of a third part, center of mass of a continuous body, continuous body, that is distributed mass, distributed mass, दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड मास। ठीक, अब तक तो अलग अलग पार्टिकल्स थे, आपने उसका सेंटर ऑफ मास निकाला। ठीक, अब हमारे पास सपोज करिए ये कोई बॉडी है, ये बॉडी प्लेनर हो सकती है, ये बॉडी 3 डायमेंशनल हो सकती है, 1 डायमेंशन। ठीक है, प्लेनर,
2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल, 1 डायमेंशनल, किसी भी तरीके की बॉडी हो सकती है। अब देखिए हमने क्या काम किया, ये कोई सॉलिड बॉडी है, कोई भी सॉलिड बॉडी है, ऑफ द मास कैपिटल M, ऑफ द मास कैपिटल M कि एक ये सॉलिड बॉडी है और ये हमारे पास ओरिजिन है। वाई एक्सिस ओरिजिन ओ, बोलिए समझ में आ गई बात। ये हमने इस बॉडी का एक बहुत छोटा सा पार्ट ले लिया, इस बॉडी का बहुत छोटा सा पार्ट ले लिया, बोलिए से DM, DM बहुत छोटा पार्ट ले लिया इस बॉडी का, से DM। ठीक, अब आप ये बताइए जिस पॉइंट पर ये बॉडी रखी हुई है उसके कोऑर्डिनेट x y है, उसके कोऑर्डिनेट क्या है बताइए, x y। वही पिछला केस है एक तरीके से। अब हमारे पास क्या समझ में आता है कि पूरी बॉडी को हम इस छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड कर दें और उन पार्टिकल्स का सेंटर ऑफ मास निकालें, तो मैं लिखना चाहता हूं XCM क्या होगा, सेंटर ऑफ मास की पोजीशन क्या होगी। DM1, एक पार्टिकल लिया मैंने DM1 मास का और इसकी पोजीशन x1 है। DM2 मास और इसकी पोजीशन x2 है, डॉट डॉट डॉट। DM1 प्लस DM2 प्लस डॉट डॉट। बोलो यही तो फॉर्मूला आपने पढ़ा था, M1 x1 प्लस M2 x2 प्लस M3 x3 पॉन M1 प्लस M2 प्लस M3। ठीक, अब हमने क्या काम किया, थोड़ा सा इसको और स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा। सिग्मा, सम का मतलब क्या होता है, सिग्मा। मैथमेटिक्स लगा दी थोड़ी सी, सिग्मा लिखा और DMI मतलब कोई पार्टिकल या DMI इंटू XI हो गया, सिग्मा DMI। DMI I की वैल्यू 1 से शुरू होगी, 2 3 4 5 डॉट डॉट अप टू इनफाइनाइट। जब कभी भी कोई इनफाइनाइट का सम करना हो और सिग्मा हो, देन वी यूज इंटीग्रल कैलकुलस। तो यहां से तो समझ में आता है जितने भी हम पार्टिकल लेंगे और सबका सम करेंगे तो टोटल मास क्या होगा, m। बोलो टोटल मास क्या होगा, कैपिटल M। तो सिग्मा DMI की वैल्यू क्या हुई बताइए, कैपिटल M। बोलो समझ में आया सबको। ये 1/m पहले ही लिख लो, बोलिए ये m हो गया 1/m। इस सिग्मा की जगह हमने क्या किया, इंटीग्रल x और dm। स्टैंडर्ड फॉर्म देने के लिए इस तरह से लिखते हैं x dm। ठीक, फिर यहां उसके अकॉर्डिंग लिमिट लगाएंगे जिससे पूरी बॉडी आ जाए, जिससे पूरी बॉडी आ जाए। वो x की लिमिट क्या हो रही है क्या नहीं, वो डिपेंड करता है कि आपका स्ट्रक्चर है।
ठीक है, तो बताइए XCM डिस्ट्रीब्यूटेड मास के लिए सेंटर ऑफ मास की पोजीशन निकालने के लिए एक्स कोऑर्डिनेट XCM इज इक्वल टू 1/m इंटीग्रल XDM। बोलिए, इसी तरीके से YCM इज इक्वल टू क्या होगा बताइए, 1/m इंटीग्रल YDM। व्हाट इज ZCM इज इक्वल टू 1/m इंटीग्रल Z इंटू DM। बोलिए, कोई डाउट किसी को? क्लियर हो गया? अब देखिए, द सेंटर ऑफ मास, इसी भी पॉइंट में लिखो नीचे, द सेंटर ऑफ मास may or may not lies inside the body। किसी भी बॉडी के अंदर भी लाइज कर सकता है और बॉडी के अंदर नहीं भी लाइज कर सकता, आउटसाइड भी लाइज कर सकता है। यह डिपेंड करता है उस बॉडी का स्ट्रक्चर पर। ठीक है, सेंटर ऑफ मास ये जरूरी नहीं है कि बॉडी के अंदर ही लाइज करे, बॉडी के बाहर भी हो सकता है। बोलिए, कोई डाउट? क्लियर? अब देखिए, एग्जाम्पल के तौर पर सेंटर ऑफ मास ऑफ ए यूनिफॉर्म रॉड, सेंटर ऑफ मास ऑफ ए यूनिफॉर्म रॉड। ये हमारे पास एक रॉड है, इस रॉड की लेंथ L है। इस रॉड की लेंथ L है और इस रॉड का मास M है। लेंथ ऑफ द रॉड इज L एंड मास ऑफ द रॉड इज M, कैपिटल M। वन डायमेंशनल है ये बॉडी। मास किस पर डिपेंड कर रहा है? लेंथ पर। ठीक है, आप यहां पर लिखिए लैम्डा, ब्रैकेट में लिखिए लीनियर मास डेंसिटी, लीनियर मास डेंसिटी, that is mass per unit length, mass per unit length, mass per unit length, लीनियर मास डेंसिटी। 1 सेंटीमीटर लेंथ का मास। ये बताइए L सेंटीमीटर का मास कितना है बताइए? M। तो 1 सेंटीमीटर का कितना होगा? M/N। तो लैम्डा की वैल्यू हो गई M/N। लीनियर मास डेंसिटी, लीनियर मास डेंसिटी। मैंने क्या काम किया, रॉड के इस एंड को ओरिजिन मान लिया, ये एक्स एक्सिस ले ली मैंने, एक्स एक्सिस। ये मैंने वाई एक्सिस ले ली। ठीक, वाई एक्सिस के अलोंग तो कोई मास है ही नहीं, तो सेंटर ऑफ मास का वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा? क्या होगा बताइए? 0। क्लियर?
अब देखिए, इसका सेंटर ऑफ मास निकाल। सेंटर ऑफ मास कहां होगा बताइए? एक्स एक्सिस पर। सेंटर ऑफ मास कहां होगा? एक्स। तो इसका मतलब इस रॉड को एक पॉइंट मास मान लिया जाए और टोटल मास वहां होगा, तो वो पॉइंट कौन सा है? ठीक। अब मैं क्या करता हूं, इस रॉड का एक बहुत छोटा एलिमेंट लेता हूं, मैंने इस रॉड का एलिमेंट लिया, एक्स एक्सिस, और ये dx, ये एक बहुत छोटा एलिमेंट है, और ये dx। इस एलिमेंट का कोई तो मास होगा। लेट dm इज द मास ऑफ दिस एलिमेंट। dm इज इक्वल टू लैम्डा इंटू dx, लैम्डा इंटू dx लिखना आना चाहिए, क्योंकि लैम्डा जो मास है वो 1 सेंटीमीटर का है, तो dx लेंथ का मास कितना होगा बताइए? लैम्डा इंटू, और इस एलिमेंट का मास हमने कितना मान रखा है? dm। तो लैम्डा इंटू dx की वैल्यू किसके इक्वल हो गई? dm। लिखिए, x cm। आपने क्या फॉर्मूला पढ़ा है अभी पीछे बताइए? 1 अपॉन कैपिटल M टोटल मास इंटीग्रल x dm। ये फॉर्मूला पहले लिख लेना, x dm 1 अपॉन m व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? x तो ऐसे रहेगा, dm की वैल्यू क्या हो गई बताइए? लैम्डा dx। बोलो, dx। x इज वेरिएबल, x लगातार चेंज हो रहा है। पूरी रॉड के लिए x की वैल्यू यहां पर क्या है बताइए? अगर ये एलिमेंट मैं यहां लेता तो x की वैल्यू क्या होती? 0। और पूरी रॉड के लिए एलिमेंट मुझे यहां पर चलना पड़ेगा, यहां तक, तो कितनी डिस्टेंस चलना पड़ेगा? l। तो x की लिमिट क्या हो गई? 0 to l, 0 to l। बोलिए, लैम्डा अपॉन m, लैम्डा बाहर आ जाएगा, x dx। आपको बहुत पहले बता रखा है x dx का इंटीग्रल क्या होता है बताइए? x स्क्वायर अपॉन 2, x स्क्वायर अपॉन, लिमिट रखेंगे तो l स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा। लिमिट रखेंगे तो क्या हो जाएगा बताओ? l स्क्वायर अपॉन 2। लैम्डा अपॉन m, l स्क्वायर अपॉन 2। व्हाट इज लैम्डा? लैम्डा की वैल्यू रख दीजिए, लैम्डा की वैल्यू रख दीजिए m अपॉन l। रखिए लैम्डा की वैल्यू m अपॉन l, लैम्डा की वैल्यू रखिए इसमें m अपॉन l, और जरा सिंप्लीफाई करिए। जब लैम्डा की वैल्यू रखोगे m अपॉन l तो m भी कैंसिल हो जाएगा, एक l भी कैंसिल हो जाएगा, l/2। इसीलिए रॉड का जो सेंटर ऑफ मास लेते हैं वो क्या लेते हैं बताइए? l/2 पर, उसके मिडिल पॉइंट पर। अगर कोई यूनिफॉर्म रॉड है तो उसका सेंटर ऑफ मास उसके क्या होता है? मिडिल पॉइंट पर। याद रखना पड़ेगा आप। बोलिए, समझ में आ गई बात? ये इसके बाद नेक्स्ट, सेंटर ऑफ मास ऑफ ए, सेंटर ऑफ मास ऑफ ए ट्रेंगुलर लैमिना, ट्रेंगुलर लैमिना एक ट्रेंगुलर प्लेट है। लैमिना का मतलब प्लेट, ट्रेंगुलर प्लेट है आपके पास,
उसका सेंटर ऑफ मास कहां पर होगा? देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में भी है ये क्वेश्चन, आपके एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। ABC एक ये ट्रायंगुलर प्लेट है, ABC इज ए ट्रायंगुलर प्लेट। मैं इस प्लेट का, ये पूरी सॉलिड प्लेट है, मैं इस प्लेट का सेंटर ऑफ मास निकालना चाहता हूं। तो मेरे दिमाग में एक आइडिया आया, मैं सबसे पहले एक रॉड बनाता हूं, बहुत पतली स्ट्रिप बनाता हूं, मैंने एक ये स्ट्रिप कट कर ली, इसमें से इस पर एक निशान बना लिए इस तरीके से, बहुत पतली पतली स्ट्रिप्स के। एक स्ट्रिप ये बना ली, बहुत पतली पतली स्ट्रिप्स में कट कर लिया इस तरीके, और सारी स्ट्रिप्स को मैं जोड़ते चला जाऊं तो बताओ ट्रायंगल बन जाएगा या नहीं बन जाएगा? बोलिए। एक स्ट्रिप को मैं एक थिन रॉड मान सकता हूं, बोलो किसी भी स्ट्रिप को क्या मान सकता हूं? थिन रॉड। रॉड का भी आपने देखा था सेंटर ऑफ मास कहां पर था? उसके मिडिल पॉइंट पर। तो इसके मिडिल पॉइंट पर, फिर इसके मिडिल पॉइंट पर, इसके मिडिल पॉइंट पर, सबके सेंटर ऑफ मास इस तरह से मिडिल पॉइंट। सबके सेंटर ऑफ मास कहां पर होंगे बताइए? हर एक के मिडिल पॉइंट पर। ठीक, मैंने सबको ज्वाइन कर दिया। सबको ज्वाइन कर दिया। ठीक, अब ये बताइए इसका भी सेंटर ऑफ मास मिडिल पॉइंट पे, इसका भी। ये तो पता लग गया, अगर हम सारी स्ट्रिप्स ले लें और सबको कंबाइन कर दें तो सेंटर ऑफ मास इस लाइन पर होगा। ये तो क्लियर हो गया, सेंटर ऑफ मास इस लाइन पर होगा। भाई M1 मास ये रखा हुआ है, M2 मास, M3 मास, तो सेंटर ऑफ मास होगा तो इस लाइन पर। ठीक, और ये लाइन ट्रायंगल की क्या है? मीडियन। बोलो ये लाइन क्या है? ट्रायंगल की मीडियन। अब क्या करोगे आप? तुम इसी ट्रायंगल को ऐसे डिवाइड कर दो, इस तरह से डिवाइड कर दो, इस तरह की स्ट्रिप से डिवाइड कर दो। बोलो समझ में आया? फिर बिल्कुल उसी कॉन्सेप्ट से सबका सेंटर ऑफ मास मिडिल पॉइंट पर। ठीक, आपने कहा इसके हिसाब से सेंटर ऑफ मास इस वाली लाइन पर होना चाहिए। ठीक, तो एक ऐसा कॉमन पॉइंट है जो दोनों को क्या कर रहा है? सेटिस्फाई। तो ये चीज जो ट्रायंगल का सेंट्रॉइड बना, जो ट्रायंगल का क्या बना बताइए? सेंट्रॉइड। जहां पर मीडियंस कट कर रही हैं वो आपके इस ट्रायंगुलर प्लेट का या ट्रायंगुलर लेमिना का क्या हो गया? सेंटर ऑफ मास। तो ट्रायंगुलर लेमिना का सेंटर ऑफ मास कहां होता है? इट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द मीडियंस। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द मीडियन। एक सिंपल एक्सपेरिमेंट से आपने इसका सेंटर ऑफ मास निकाली। बोलिए, दिस इज यूज्ड कैन बी एक्टिविटी। इसको आप एक्टिविटी
बोलिए, कोई डाउट? समझ में आई बात ये? अच्छा, आगे चलिए। सेंटर ऑफ मास ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लेट, रेक्टेंगुलर प्लेट, ये एक रेक्टेंगुलर प्लेट है, इट इज द रेक्टेंगुलर प्लेट। ठीक, अब आप बताओ, इसी टेक्निक से अगर मैं इस प्लेट का सेंटर ऑफ मास निकालना चाहूं, रेक्टेंगुलर प्लेट का सेंटर ऑफ मास, आप ये बताइए, एक स्ट्रिप ये ले लूं, एक स्ट्रिप बोलिए, बना तो चला जाऊं स्ट्रिप इस तरीके से, और हर एक स्ट्रिप का मिडिल पॉइंट ये तो क्लियर हो गया कि सेंटर ऑफ मास इस लाइन पर होगा। बोलिए, सेंटर ऑफ मास इस लाइन पर होगा। अब देखिए, आपने कहा कि मैं स्ट्रिप ऐसे ले लूं, ये इसका मिडिल पॉइंट, आपके हिसाब से सेंटर ऑफ मास इस लाइन पर होगा। बोलिए, तो एक कॉमन पॉइंट है जो स्ट्रिप के कॉमन पॉइंट होगा, जो आपकी कंडीशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई। तो इनका दोनों का क्या हो गया बताइए, इंटरसेक्शन पॉइंट। दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट, ये सेंटर ऑफ मास हुआ। अब बताइए, आपको समझ में भी आ गया होगा, समझ में भी आ गया होगा क्या, कि सेंटर ऑफ मास, ये पॉइंट डायगोनल्स का भी इंटरसेक्शन पॉइंट है। बोलिए, ये पॉइंट जो है डायगोनल्स का भी क्या है बताइए, इंटरसेक्शन। तो लिखो, द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ द डायगोनल्स is the center of mass. सेंटर ऑफ मास, बोलो, कोई डाउट? क्लियर? सिमिलरली स्क्वायर प्लेट का सेंटर ऑफ मास क्या होगा, डायगोनल्स का इंटरसेक्शन। लिख लो, स्क्वायर प्लेट बनाओ, सेंटर ऑफ मास ऑफ द स्क्वायर प्लेट, लिख लीजिएगा उसे, स्क्वायर प्लेट। ये एक सर्कुलर डिस्क है, सर्कुलर डिस्क। It is the circular disc. Radius R. Mass capital M. This is the position of the center of mass.
कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ फिगर बनाइए और छोड़ दीजिए। ये सेंटर ऑफ मास होगा। बोलिए, सेंटर ऑफ मास। अब अगर हमारे पास ये एक सर्कुलर रिंग है, सर्कुलर रिंग है। इस सर्कुलर रिंग का भी सेंटर ऑफ मास इसके सेंटर पर होगा। सेंटर पर होगा। ठीक, समझ में आ गई बात ये। अब देखिए, जो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग केस इसमें आता है, जिस पर बहुत क्वेश्चंस बेस्ड हैं, लिखिए, सेंटर ऑफ मास ऑफ द सर्कुलर आर्क, सेंटर ऑफ मास ऑफ ए सर्कुलर आर्क ये एक सर्कुलर आर्क है। इट इज अ सर्कुलर आर्क। ठीक, मतलब पूरे सर्किल नहीं है, एक रॉड थी आपके पास, उसने आपने सर्किल की फॉर्म में मोड़ दिया, उसकी एक आर्क बना दिया आपने। इसका सेंटर ऑफ मास कहां पर होगा? हमेशा याद रखना, सेंटर ऑफ मास of a body lies on the symmetrical line. लिखो, center of mass of a body lies on symmetrical line. एक बात ये ध्यान रखना, और इस पूरी लाइन को आप अंडरलाइन कर लीजिए, अंडरलाइन कर लीजिए। इस आर्क का आप मिडिल पॉइंट लीजिए, मिडिल पॉइंट, ये लाइन मैंने ड्रॉ की, ये लाइन मैंने ड्रॉ की, हाँ हाँ, ये लाइन मैंने ड्रॉ की। बोलिए, लाइन ड्रॉ की। इस लाइन के जितना ऊपर ये आर्क है, उतना ही नीचे भी आर्क है। ये वो हमने ओरिजिन ले लिया। ये रेडियस, आर, इस सर्कुलर आर्क की रेडियस आर है। ये एंगल थीटा ये एंगल थीटा, बोलिए, जितना एंगल ऊपर का उतना एंगल नीचे। सेंटर ऑफ मास कहीं यहां पर होगा, इंटीग्रल कैलकुलस का यूज करके निकाला गया सेंटर ऑफ मास इस लाइन पर होगा और सी पॉइंट पर है, सी पॉइंट पर है।
तो याद रखिएगा OC इज इक्वल टू ये कुछ शुड बी इन रेडियन, एंगल थीटा शुड बी इन रेडियन, एंगल थीटा शुड बी इन रेडियन। बोलिए, समझ में आ गया? नेक्स्ट लिखिए, सेंटर ऑफ मास ऑफ द सेक्टर ऑफ ए सेक्टर। सेक्टर से मतलब क्या है? पूरी सर्कुलर प्लेट नहीं है, उसमें से कुछ पार्ट काट के हमने बाहर निकाल दिया। ये प्लेट आप क्लियर है कि सेंटर ऑफ मास इस लाइन पर होगा। ये पूरी प्लेट है, पूरी प्लेट है, सेंटर ऑफ मास C पर है। लिखो OC डिस्टेंस, OC डिस्टेंस इज इक्वल टू 2r साइन थीटा, r इसकी रेडियस है, 3 थीटा अपॉन 3 थीटा। बोलिए, क्लियर हो गया? कोई डाउट? तो इस तरह के कुछ पॉइंट्स हैं ये आपके सेंटर ऑफ मास को। इनका फॉर्मूला भी डिराइव करेंगे इंटीग्रल कैलकुलस। जब प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस कराएंगे तो आपको बताएंगे। नेक्स्ट लेक्चर में आपको डिफरेंट बॉडीज का सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करना बताएंगे। ये कुछ फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। इसी तरह से एक लेक्चर को कंप्लीट करना होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक? उसके बाद रोटेशन डायनेमिक्स आपकी शुरू और कोलिजन का चैप्टर, ये सब समझ में आएगा आपको बढ़िया तरीके से। पूरे इंटरेस्ट के साथ में इस चीज़ों की लिखिए, बार बार इन